हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने S1 O1 डिस्कस की थी। चलिए आज शीट की बाकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं S2 से। S2 में क्वेश्चन नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। एक इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को हमने 2 × 10⁶ वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मेरे हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज होता है, तो ये 2 × v इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है। और क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मैं एक ही पार्ट इसका करवा रहा हूं। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये जब 0 हो जाएगी, ये टुवर्ड्स दी सिल्वर न्यूक्लियस मूव कर रहा है, तो सिल्वर के न्यूक्लियस से इसको रिपल्शन मिलेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब ये सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये ZE सिल्वर एटम के न्यूक्लियस पर चार्ज इंटू 2E हीलियम प्लस पर चार्ज डिवाइडेड बाय R। ये R ही आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है KE² /3R³। फोर्स निकाल सकते हैं इससे -dU/dr। इसको डिफरेंशिएट करो तो KE² R⁴। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये फोर्स माइनस में आ रहा है तो समझ जाओ ये अट्रैक्शन का फोर्स है। ये फोर्स अगर माइनस में है तो ये अट्रैक्शन का फोर्स है, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक इक्वेशन क्या बनेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² = R = KE² R⁴। माइनस साइन नहीं लगाया, ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है। एक इक्वेशन। दूसरी बोहर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जंप कर रहा है, 3 से 1 में जंप कर रहा है, ये गिवन है, बट एलिमेंट एटम कौन सा नहीं पता। और यहां से जो फोटोन रिलीज हो रहा है, उस फोटोन को हमने क्या किया, हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जो कि ऑलरेडी किसी एक्साइटेड स्टेट में है, हीलियम प्लस इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में है, यानी 1 में तो नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको फर्दर वो एक्साइट करता है, उसको फर्दर एक्साइट कर रहा है, आयोनाइज नहीं कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अगर उसको फर्दर वो आयोनाइज नहीं कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, तो यहां पर एनर्जी कितनी होती है। अगर सेकंड लेवल की मैं बात करूं हीलियम प्लस में, तो सेकंड लेवल की एनर्जी होती है -13.6। थर्ड फोर्थ की लेवल जी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल की एनर्जी तो अगर माइनस साइन हटा दो मैग्नीट्यूड वाइज तो इससे कम होती। अब अगर आपने यहां पर 13.6 एनर्जी वाला फोटोन यहां पर गिराया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन आपने अगर यहां पर गिराया, तो चाहे इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में हो या इससे ऊपर वाले लेवल में हो, ये इस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर देगा, इस एटम को आयोनाइज कर देगा, एक्साइट नहीं करेगा, चाहे वो सेकंड में हो या थर्ड में हो। जबकि हमें कहा जा रहा है कि हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, आयोनाइज नहीं हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। तो अगर यहां पर जो एनर्जी है 13.6 भी आती है, तो ये जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। यानी यहां से जो एनर्जी आ रही है वो डेफिनेटली 13.6 से तो कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि अगर 13.6 हुई इस फोटोन की एनर्जी, तो यहां पर ये जो भी इलेक्ट्रॉन चाहे वो सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, वो आयोनाइज होगा, एक्साइट नहीं होगा। तो अब यहां से जो एनर्जी आ रही है वो 13.6 से कम है। अब ऐसा कौन सा एटम हो सकता है जिसमें 3 से 1 का जंप हो और एनर्जी 13.6 से कम हो। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है जहां पर 3 से 1 का जंप होने पर एनर्जी जो रिलीज होगी वो 13.6 से कम होगी, यानी यहां पर ये Z1 आ जाएगा। और यहां 3 से 1, तो हीलियम प्लस में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से लेवल्स होंगे, 2 से 6।
हवा में ही होगा इक्वेशन, ऑन पेपर कुछ भी नहीं होगा। इक्वेशंस बनाने लगोगे तो बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएगी। 3 से 1 हाइड्रोजन, इधर 2 से 6। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे तो आसान है, बस इसमें क्या कहा जा रहा है, कुछ हाइड्रोजन एटम्स में इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में है, थर्ड में है, कुछ में हाइड्रोजन जो है वो सेकंड एनर्जी लेवल में है, और बाकियों में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड लेवल में है। 27% और ये दे रखा है 15%। कुछ नहीं, ये भी ग्राउंड लेवल में आएंगे, ये भी ग्राउंड लेवल में आएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता है 1.8 ग्राम, यानी 1.8 मोल्स हो गए। 1.8 मोल्स में से 27 इसमें है, 15 इसमें। तो 1.8 नंबर के लिए अवोगाड्रो नंबर, लेकिन इसका केवल 0.27%। यहाँ पर 0.15 इंटू 1.8 इंटू है। अब यहाँ पर अगर 2 से 1 का जंप हो रहा है तो एक एटम में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 2 से 1 में कितनी होती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 से 1 का अगर आपको पता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, इतनी एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, दोनों का क्या कर दो, सम कर दो। ये 21.7 अर्ग में जो दे रखा है इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 13.6 जूल ही आएगा। 13.6 जूल नहीं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक अलग यूनिट दे रखी है, रिडबर्ग, 4 रिडबर्ग, और 1 रिडबर्ग का डेटा दे रखा है। 1 रिडबर्ग इक्वल्स टू 21.8 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, विच इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तरह से कह सकते हो वो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है, हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी। और 4 रिडबर्ग हीलियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी जो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी से 4 टाइम्स होगी, Z2 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर। तो एक तरह से जो बात है वो आप कह सकते हो किसकी हो रही है, हीलियम प्लस की, और कुछ नया नहीं। हाइड्रोजन लाइक एटम राइट नाउ आप क्या यूज कर सकते हो, हीलियम प्लस। अब आगे देख सकते हो, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर जो लाइट का सोर्स है वो बेसिकली एक ट्यूबलाइट भी मान सकते हो आप, जिसकी सिलेंड्रिकल सरफेस से, इस ट्यूबलाइट की सिलेंड्रिकल सरफेस से रेडिएशंस निकल रहे हैं, और ये जो दे रखा है यहाँ पर ये एंगल 120 डिग्री का। अब ये क्या करेंगे, ट्यूबलाइट अगर आप टॉप से देखोगे ट्यूबलाइट को, तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस से फोटॉन्स निकलेंगे, लेकिन इस मेटल प्लेट पर कितने टकराएंगे, क्योंकि एंगल 120 डिग्री है, तो 1/3 जितने भी फोटॉन्स निकल रहे हैं उसके 1/3 फोटॉन्स इस मेटल प्लेट से टकराएंगे, इस कैथोड से टकराएंगे। तो फोटो करंट आपको निकालनी है, तो फोटो करंट के लिए हमें ये देखना होगा कितने फोटॉन्स टकरा रहे हैं। फोटो करंट के लिए हमें देखना होगा कि कितने फोटॉन्स टकरा रहे हैं, उसके लिए पहले ये निकालना होगा कि कितने फोटॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटी है 90 जूल पर सेकेंड। एक फोटोन की एनर्जी hc/λ, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए, उसके केवल 1/3 फोटॉन्स ही स्ट्राइक करेंगे। इतने फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, तो उन पर चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। देखो आपने अगर किए हुए हैं तभी ये बातें समझ में आएगी, नहीं अगर ये नहीं किया हुआ है तो ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आएगा। 14 हीलियम एटम, इसकी भी लैंग्वेज टफ है, कॉम्प्लिकेटेड करके पुट किया गया है इसको।
हीलियम एटम में देखें तो सबसे नीचे 1s, फिर इसके ऊपर 2s और फिर 2, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ही 1s में। अब हमने क्या किया, हीलियम एटम को एक्साइट कर दिया, कितनी वेवलेंथ वाला फोटोन दिया, 58.44, उससे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, लेकिन गया कहां पर, 2p1 में लिखा हुआ है, 2p1 में, इसमें नहीं गया, इसमें गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 जो था वो 1s1 और 2p1 ये हो गया। इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ दे रखी है तो ये एनर्जी निकाल सकता हूं मैं, E1 इक्वल्स टू hc अपॉन λ1 डेटा दे रखा, यानी इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस आ गया। अब क्या कहा जा रहा है कि जो लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट है यानी 2s, वो इससे कुछ नीचे है डेफिनेटली। अब नीचे कितनी है, ये किस फॉर्मेट में दे रखा है, एनर्जी की टर्म्स में दे रखा है, हाँ डायरेक्ट एनर्जी नहीं दे रखी, वेव नंबर दे रखा है कि जो लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट है वो इससे कितनी कम है, तो उसके लिए डेटा दे रखा है कि उसकी वेव नंबर दे रखा है, लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट 4857 सेंटीमीटर इनवर्स नीचे है, वेव नंबर दे रखा है, तो आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, hc u बार, ये वेव नंबर दे रखा आपको कि ये इतनी एनर्जी इसके नीचे है। आपको फाइंड आउट क्या करना है कि 1s से 2s में अगर इलेक्ट्रॉन ले जाना होगा तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर 1s से 2s में ले जाना तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, E1 माइनस E2, यहां से E1 निकालो, यहां से E2 निकालो, इसका डिफरेंस। क्वेश्चन बहुत आसान होता है ये 14, सिंपली अगर आपको डेटा सब एनर्जी की टर्म्स में दे दिया जाता है, इसको ऐसे पुट कर दूं, आसान वैसे बना सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके गए, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई, जबकि जो लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट थी वो इससे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे थी। लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट अगर इससे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे थी, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर यहां से यहां ले जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही यहां पर की। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दे रखा है, साई इक्वल्स टू K2 e की पावर माइनस R अपॉन K, जो भी दे रखा है 2 दे रखा है, और यहां से अगर हम देखें R स्क्वायर माइनस 5K3 R प्लस 26 या जो भी होगा, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ R की कोई टर्म है ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक है, इसके अलावा R की कोई टर्म नहीं है, मतलब ये कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, तो R की पावर एक तरह से क्या हो गई L, और L की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल हो गया। हाँ, अब s ऑर्बिटल तो पता चल गया, कितने रेडियल नोड आएंगे, क्वाड्रेटिक है, 2 रेडियल नोड, किसमें 2 रेडियल नोड होते हैं, s की केस में 3s ऑर्बिटल, ये 3s ऑर्बिटल हो गया, तो n की वैल्यू होगी 3, नंबर ऑफ, तो फर्स्ट पार्ट का इन्फो a जो है वो 3 होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स 0 होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स क्या हो जाएंगे 0, एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ द सबशेल 2 ऑर्बिटल बिलो, तो वो भी 0, इसी तरह से कुछ आंसर होगा, आगे आप कर सकते हो, S2 का 300 आगे आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और पार्ट पूछा गया, नंबर ऑफ सबशेल्स बिटवीन n प्लस 5 p टू s टू n प्लस 5 p, यानी एक तरह से n की वैल्यू 3 है, तो 8s से 8p के बीच में, तो आप देखो तो पीरियोडिक टेबल में भी ऐसे ही होता है, एक ही पीरियड में 8s भी होता है, 8p भी होता है, ये एक एंड पर होता है, ये दूसरे एंड पर होता है, और इनके बीच में जो होते हैं d और f होते हैं, कैसे होते हैं वो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर 8s तो 7d आएगा, एक कम 7d, उससे एक कम 6f, उससे एक कम 5g, लेकिन अब आप इससे एक कम जाते हो 4h एग्जिस्ट ही नहीं करता,
4f होता है 5g, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होती है 4p, 4f होता है 5g होते हैं 6h, जो यहाँ नहीं आ सकता। तो ये तीनों सब शेल्स होंगे, इन दोनों के बीच में 3 सब शेल्स होंगे। O2 क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा स्टेटमेंट आप रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड कर सकते हो? तो जो पाथ होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से निकल के नहीं आया, ये तो एक तरह से श्रोडिंगर का प्रेडिक्शन था कि हाँ सर्कुलर होने चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं है इसीलिए फॉल्स है। बाकी सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ये रेडियस जो निकाली है भी एक्सपेरिमेंट से आई है और उसी के अकॉर्डिंग निकाला कि जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो मास नंबर के क्यूब रूट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, all electromagnetic radiations travel with speed of light in vacuum. True. Energy of photon of UV light is lower than that of yellow light. नहीं, UV light की एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन होते हैं येलो लाइट से। हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन हैव सिमिलर स्पेक्ट्रम, सेम नहीं बोला, सिमिलर, एक ही तरह के होते हैं। जैसे ये दोनों का सिमिलर है, स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही सिमिलर है। उसी तरह से हाँ, हीलियम प्लस और हाइड्रोजन जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे सबके स्पेक्ट्रम सिमिलर होंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम सबके स्पेक्ट्रम सिमिलर होंगे। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज ग्रेटर देन 0, नहीं, लेस देन 0 हमने बोली। इसमें आसान है इधर तो क्वेश्चन नंबर एक बार 11, कौन किस तरह से वेरी कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो जैसे से n बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, n बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी भी इसी तरह से होती है लेकिन वैल्यूज माइनस में होती है। तो ये कर्व ऊपर तो नहीं जाएगा n जैसे जैसे बढ़ रहा है, और ये कर्व किसके बीच में प्लॉट हुआ 1/n, तो ये पैराबोला टाइप आ जाएगा 1/n के बीच में। ज्यादा कंफ्यूजन हो तो 1/n को क्या लिखो x, तो 1/n को x लिख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी को इसमें -13.6 z स्क्वायर, 1/n को x लिख दिया तो x स्क्वायर। बस अब पैराबोला तो ही गया लेकिन अपवर्ड पैराबोला नहीं हो, वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि वैल्यू जो है इसकी नेगेटिव है। जो t है यहां पर वो टाइम पीरियड है बी ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर में करेक्शन, बॉम्बे ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 का बॉम्बे ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए बी सी डी दे रखा, बी इनकरेक्ट है। यहां पर एक ए ऑप्शन करेक्ट है, काइनेटिक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वेरीज लीनियरली विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इट्स फोटो इंटेंसिटी, गलत हो गया, फोटो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन, इवन एट लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस,
यहाँ पर इंटेंस लो इंटेंसिटी का मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। एंड इंटेंस एंड वीक बीम, यस इंटेंस और वीक में ये डिफरेंस है, इंटेंस में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है, वीक में नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है। क्वेश्चन नंबर 14, A part radial probability distribution function give probability at a particular distance along one chosen direction। नहीं, ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ये पूरे स्फेरिकल सरफेस पर आपको इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताता है, किसी एक डायरेक्शन में किसी एक पॉइंट पर नहीं। जबकि जो ज़ाइड स्क्वायर होता है वो एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी बताता है, वो एक पॉइंट पे बताता है। तो इसीलिए ए और बी दोनों ही गलत है, लेकिन अगर इनको इंटरचेंज कर देंगे तो दोनों ही सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन फॉर एस ऑर्बिटल इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई ट्रू है। 2p ऑर्बिटल के लिए आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 3py। 3py इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? तो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। नहीं, एंगुलर पार्ट क्योंकि वो p है तो थीटा और फाई पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मैक्सिमा व्हेन ए कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन 4π स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। तो देखिए 3p में कितने रेडियल नोड होंगे? एक। अगर एक रेडियल नोड है तो मैक्सिमा कितने होंगे? 2। अगर एक रेडियल नोड है तो मैक्सिमा कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ मैक्सिमा हमेशा नंबर ऑफ रेडियल नोड से एक ज्यादा होंगे। तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मैक्सिमा इक्वल्स टू n माइनस n। बाकी सब आपको पता ही है, कर सकते हो। हाँ, इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मस्ट बी -1। नहीं, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिक्स नहीं होता है, आपकी इच्छा हो जैसे +1 किसी को -1 असाइन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। आपको इस एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके लिए 2 हिंट दे रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में क्या दोनों ही इंफॉर्मेशन आपको जरूरी चाहिए या किसी एक इंफॉर्मेशन से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। किसी एक क्वेश्चन से भी किसी एक इंफॉर्मेशन से भी उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे ना क्लू, एक क्लू चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कौन सा क्लू चाहिए, कितने कॉम्बिनेशन में चाहिए, उस पर बेस्ड है। तो यहां पर इंफॉर्मेशन ये है, क्वेश्चन ये पहले तो इज द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम 3px। जो ऑर्बिटल जिसके बारे में हम बात इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये 3px है या नहीं। आपसे ये पूछा जा रहा है, आपको यहाँ आंसर देना है यस या नो। अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं और मैं कहता हूं मैं एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, क्या ये 3px है क्या, आप कहोगे कैसे बताएं सर, आपने तो कुछ बताया नहीं। चलो बता देता हूं। जैसे मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जिस ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं वो स्फेरिकल है, बताओ वो 3px होगा क्या? तो आपके तो नहीं होगा सर। तो क्या मेरी इंफॉर्मेशन आपके काम आई ना? बहुतों क्या लगता है, नहीं सर वो तो आंसर तो नो आया। पर इंफॉर्मेशन से आपने आंसर तो दे दिया ना कि हाँ जिस ऑर्बिटल की आप बात करो वो 3px नहीं है। यानी उस इंफॉर्मेशन से आप आंसर दे सकते हो, चाहे वो यस हो चाहे नो। उससे पहले तो आप आंसर ही नहीं दे पा रहे थे, बट उस इंफॉर्मेशन के बाद आपने यस या नो कह दिया। तो उसी तरह से यहां पर स्टेटमेंट 1 क्या है, एक बहुत बड़ा रेडियल वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन दे रखा है। उसको अगर हम देखें तो उसमें दिख रहा है सिग्मा की पावर 1 यानी p हो गया, l की वैल्यू 1, और एक रेडियल नोड 4 माइनस सिग्मा। तो जो स्टेटमेंट 1 है उसके अकॉर्डिंग ये तो समझ में आ रहा है कि वो 3p है, एक रेडियल नोड और सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की पावर 1 यानी l की वैल्यू 1। तो ये 3p हो गया, एक रेडियल नोड है और ओरिजिन से पास हो। लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा कि ये x है या y है या z है। इससे केवल इतना पता चल रहा है कि वो 3p है, x y z नहीं पता चल रहा। उसके लिए तो एंगुलर पार्ट होना चाहिए, वो यहां नहीं दे रखा, तो अभी भी आंसर आप नहीं दे पा रहे। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि जिस ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं उसमें एक रेडियल नोड है और एक रेडियल नोड है और 0 एंगुलर नोड है। अब जैसे ही कहा 0 एंगुलर नोड है, p में तो एक एंगुलर नोड हो गई होगा, और मैंने कह दिया नहीं एंगुलर नोड तो 0 है, तो आप कह सकते हो फिर वो 3px या 3py या 3pz, कोई p हो ही नहीं सकता। यानी स्टेटमेंट 2 अलोन से आपको आंसर पता चल गया, आप आंसर दे सकते हो कि इट इज नॉट 3px।
ये 3P नहीं, स्टेटमेंट 1 से नहीं, स्टेटमेंट 2 से पता चल रहा है। दोनों से कैसे, मैं बस समझाता हूं। अगर मैं यहां पर स्टेटमेंट 2 बदल देता हूं, स्टेटमेंट 2 एग्जैक्टली तो नहीं, बट चलो ठीक, स्टेटमेंट 2 इस तरह से कुछ, स्टेटमेंट 2 में अगर ये कर दूं 3/4 पाई हाफ साइन थीटा कोस फाई, अगर मैं ये स्टेटमेंट कर देता हूं तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कोस फाई यानी यहां पर फाई 90 डिग्री, फाई 90 डिग्री मतलब वाईजेड प्लेन यानी ये px हो गया, ये px हो गया। अच्छा एक ध्यान रखना, एंगुलर पार्ट में n की टर्म नहीं आती, l और m पे ही उसी पर, तो चाहे 3px हो, 4px हो, 5px हो, सबका एंगुलर पार्ट एक जैसा होता है, रेडियल पार्ट अलग अलग होता है, सबका एंगुलर पार्ट एक जैसा है। तो स्टेटमेंट 2 से अलोन ये पता चल रहा है कि ये px है, स्टेटमेंट 1 से अलोन ये पता चल रहा है कि ये 3p है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना लोगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये 3px है, फिर दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे पैराग्राफ दे रखा है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है पैराग्राफ में, बट फिर भी एक रीडिंग लगाओगे तो अच्छा सा लगेगा आपको। बहुत सारे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, एंगुलर पार्ट के भी दे रखे हैं और रेडियल पार्ट के भी एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जो हमने नोट्स में लिखे थे। ठीक है, अच्छा एजीमुथल एंगल एक वर्ड यूज होता है, एजीमुथल एंगल मतलब फाई को बोलते हैं, फाई को एजीमुथ भी बोला जाता है, एजीमुथल एंगल भी बोला जाता है। जेई एडवांस पर मैं आ जाता हूं। जेई एडवांस में क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बाकी तो आसान। पूछा क्या गया, क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। पहला ऑप्शन है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज का, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन्स स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। यस, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ये कैसे स्पिन कर रहे हैं, नो क्लासिकल एनालॉग, यानी इस लाइफ में, इस दुनिया में उसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है जिससे आप उसको समझ सको, तो कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते। बस हमें ये पता दो अलग अलग तरह से स्पिन होता है, बट कैसे होता है वो हमें नहीं पता, अपोजिंग नेचर है उसकी बस स्पिन की। समझने के लिए हम वो कभी कभी थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सोच लेते हैं, लेकिन वो तरीका, वो पिक्चर सही नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई पिक्चर नहीं बना सकते हो, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार 2004 में जेई में श्रोडिंगर इक्वेशन पर क्वेश्चन आया। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब ये आया था मैं आपको बताऊं बहुतों से वो ही नहीं, बहुत सारे एक्सप्रेशन देख के डर गए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देख के डर गए कि ये क्या है, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान था। पूछा क्या गया था, रेडियल नोट जो है किस डिस्टेंस पर होगा, आर नोट फाइंड आउट करना है ए नोट की टर्म्स में। तो रेडियल नोट क्या होगा, जहां पर ये एक्सप्रेशन 0 होगा, यानी 2 - r अपॉन ए नोट को 0 कर दो तो r की वैल्यू 2a नोट आ जाएगी, पर ये भी बहुतों से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कह सकते अच्छा खासा टफ क्वेश्चन। 13 ए पार्ट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस किस पर डिपेंड करता है।
तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल पर तो करते ही एक्सप्रेशन में आ ही रहा है, एल एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। लेकिन इस पर केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है, एम पर। तो दोनों एल और एम दोनों ही होंगे। बी ऑप्शन, हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओबेइंग पॉलीज प्रिंसिपल। तो श्रोडिंगर ने जब वेव फंक्शन डिफाइन किया था उसमें 3 ही क्वांटम नंबर थे, एस पी डी। पॉलीज ने उसमें पॉली ने उसने फोर्थ क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया, एन सॉरी एल एम और एस, ये पॉली ने इंट्रोड्यूस किया। तो ओबेइंग पॉलीज प्रिंसिपल, तो उसमें एस भी आ गया। सी ऑप्शन आई थिंक वो इसमें सबसे आसान। सी ऑप्शन, कौन क्या बताता है, तो शेप कौन, साइज कौन बताता है, एन, शेप कौन बताता है, एल, और ओरिएंटेशन कौन बताता है, एन। ठीक है, तो ये 10 L एन, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन लाइक एटम, ये भी अच्छा है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो मैं आपको बताऊं यहां पर, ये अगर मैं आपसे ये कह दूं कि L की वैल्यू 1 2 3 अगर इस तरह से है, तो बताओ न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी। तो इन सब के लिए जो जाई वाला कर्व है L 1 2 3, इन सब के लिए जाई वाला कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, चाहे जाई का ले लो चाहे जाई स्क्वायर का ले लो, ये सबके कर्व जो होते हैं वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होते हैं, एस पी सॉरी पी डी एल। तो अगर मैंने L 1 2 3 बोल दिया तब तो आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0। लेकिन अगर मैंने L 0 बोल दिया तो अब आप ये भी पूछोगे कि ये 1s है या 2s है या 3s है, क्योंकि सबके लिए कर्व अलग अलग जगह से स्टार्ट होगा। लेकिन m नहीं पूछोगे क्योंकि यहाँ पे m सबका ही सेम है, और यहाँ m पूछने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वैसे ही 0 होगा। तो इसीलिए आपको 2 क्वांटम नंबर पता होने चाहिए, n और m। दो क्वांटम नंबर पता होना चाहिए, n और l, क्योंकि अगर मैंने बोला L 0 है तब आपको पूछना पड़ेगा कि 1s है 2s है 3s है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आंसर वही करेगा। लेकिन और इसमें m तो 0 होगा, लेकिन अगर मैंने बोल दिया L 1 2 3 कुछ है तो आप m पूछोगे ही नहीं, उससे पहले ही कह दोगे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है। क्वेश्चन नंबर 14 15 16 इनकी बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हम देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन पर रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लिथियम प्लस 2 इज इन ए स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट, कोई स्फेरिकल सिमेट्रिकल स्टेट है विथ 1 रेडियल नोड। तो 1 रेडियल नोड तो किस में होता है, 2s में होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 2s में। अपॉन absorbing the light the ion undergoes transition to a state S2, यहां से वो कहां चला गया, S1 से S2 में। S2 के बारे में क्या कहा जा रहा है कि S2 has 1 रेडियल नोड, 3s तो हो ही नहीं सकता, 1 रेडियल नोड इसमें आ सकता है, 3p भी आ सकता है, 4d भी आ सकता है। And its energy is equal to the ground state energy of hydrogen atom। तो हाइड्रोजन की और लिथियम प्लस 2 में हाइड्रोजन के फर्स्ट लेवल की एनर्जी लिथियम के किस लेवल से मैच करेगी, थर्ड लेवल, लिथियम के थर्ड लेवल से, यानी कौन सा होगा, तो S1 तो 2s दिख ही रहा है, और बाकी निकाल ही सकते हो। टू एस की एनर्जी, सेकेंड लेवल की एनर्जी 13.6 लिथियम 9 डिवाइडेड बाय 4।
for 2.25 times. और orbital angular momentum quantum number of orbital angular momentum quantum number of मतलब L की बात हो रही, orbital angular momentum quantum number यानी बात हो रही L की, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 16 का आंसर बॉम्बे। बड़ा थोड़ा मिक्स किया हुआ, बोहर मॉडल और श्रोडिंगर का कुछ पार्ट मिक्स हुआ है। एनर्जी और ये सारी चीजें बोहर मॉडल से आ रही है, सिमेट्रिकल, रेडियल नोट, एंगुलर नोट, ये सब श्रोडिंगर से आ रहा है, तो दोनों का फ्यूजन हो रहा है दोनों का। कुछ चीजें आपको श्रोडिंगर से उठानी पड़ेगी, कुछ आपको बोहर मॉडल से उठानी पड़ेगी। दो ऑब्वियसली आप श्रोडिंगर फॉलो करो तो बोहर मॉडल सही नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, यानी दोनों मॉडल को सही मानते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 19 इसमें सी और डी ऑप्शन एक जैसे ही हटा चेंज कर देना कोई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, सेकंड बोहर ऑर्बिट। देखिए जो हाइड्रोजन का फर्स्ट बोहर ऑर्बिट होता है ना, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, उसको आप ए नोट लिख सकते हो, यानी वही 0.529। तो सेकंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी, क्योंकि n स्क्वायर आता है तो 4a नॉट, 4a नॉट ही सेकंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस होगी। अब हमें आंसर किसकी टर्म में फाइंड आउट करना है, यहाँ पर पर्टिकुलर आंसर जो चाहिए वो इस तरह से चाहिए, h पाई इसकी टर्म में चाहिए। काइनेटिक एनर्जी आप पूछोगे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेकंड बोहर ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी 13.6 z स्क्वायर, हाइड्रोजन है n स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन है Z1 सेकंड है तो n की वैल्यू 2 लिख दो, बट आंसर आपको इस तरह से नहीं चाहिए, आंसर आपको a नोट की टर्म्स में चाहिए। तो अब कैसे a नोट की टर्म में आएगा वो आपको देखना है। ये पार्ट यहां पर है कि काइनेटिक एनर्जी को a नोट यानी रेडियस की टर्म्स में आपको लिखना है, वो सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको अरेंज करें। समटाइम्स ये क्लिक नहीं करता, जैसे अभी मेरे को जस्ट क्लिक नहीं कर रहा कि एग्जैक्टली कौन सा एक्सप्रेशन, तो टाइम लग सकता है। यही आपको देखना है कि टाइम भी नहीं लगाना है, जल्दी से जल्दी हम कैसे सोचे ताकि फास्ट हम कर सकें। MVR equals to NH upon 2 pi। यहां पर हम mv की वैल्यू निकाल देते हैं। सेकंड बोहर रेट 4a नॉट, 2 से 2 कैंसिल, h अपॉन 5 सेकंड बोहर रेडियस। यहां से mv की वैल्यू आ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, m से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो mv का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर आप ये पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर पाई स्क्वायर 16a नॉट का स्क्वायर इंटू 2। तो वो कहां से आएगा वो मेनली देखने वाली बात। क्वेश्चन नंबर 22, ये बेसिकली रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical shell of infinitesimally small thickness, यानी सरफेस पर dr थिकनेस dr at a distance r। तो वो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात हो रही है, उसका कर्व कैसा होगा 1s के लिए पता है। यस, ये जो मैचिंग लिस्ट आया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बहुत सारा आइडिया आपको होना चाहिए, जो रेडियल और एंगुलर पार्ट हमने डिस्कस किए हैं इसका आइडिया होना चाहिए। एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें इसके अंदर जो हमने डिस्कस की वो सब यहाँ पर पूछी गई।
तो यहां पर 1s ऑर्बिटल, मैं 23, 24, 25 में नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा कि 1s किस से मैच हो सकता है, 2s फर्स्ट ऑप्शन किससे मैच होगा, 2s ऑर्बिटल के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन सही है वो हम देखेंगे। तो यहां पर 1s ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो एंगुलर पार्ट तो होता ही नहीं, एंगुलर पार्ट तो होता ही नहीं, केवल रेडियल पार्ट होता है। और एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे तो रेडियल पार्ट इसी तरह से कुछ आता है, e की पावर माइनस r अपॉन a नोट, थोड़ा सा रिकॉल करो तो समझ में आ जाएगा। तो यस, ये 1s कॉलम 2 में 1 से मैच कर रहा है, और किसी से भी कर सकता है क्या, कॉलम 2 में रेडियल नोट्स वाला पार्ट सेकंड से मैच कर रहा है, तो 1s में कोई रेडियल नोट नहीं होता, थर्ड से मैच नहीं करेगा क्योंकि उसमें वैसे ही एंगुलर पार्ट आ गया, नोडल प्लेन नहीं होता है। तो 1s सेकंड कॉलम में, कॉलम 2 में 1 से मैच कर रहा है। थर्ड में किससे करेगा, तो p से नहीं करेगा क्योंकि इसका जो कर्व है 1s का साई वर्सेस r का, वो एक भी बार x एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो p से नहीं मैच करेगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस, तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जाई का एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, समथिंग 1 अपॉन a नॉट की पावर 3/2 ये दे रखा है एक्सप्रेशन, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, जाई स्क्वायर, तो विच इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a नॉट की पावर 3। तो ये किससे और मैच कर गया, Q से मैच कर गया। आर ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात हो रही है, तो यस एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। एक बात शायद मैंने बताई हुई है, नहीं तो मैं फिर से बता दूं, अगर आप एस ऑर्बिटल का कर्व बनाते हो, आर स्क्वायर बोलो या जाई स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर पार्ट तो होता ही नहीं, बाकी सब में ये एस के लिए, एस यानी 1s दे लो, पी डी ई के लिए क्या होता है, ये सब ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। तो इन सब में न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहां पर 0 है, फिर बढ़ रही है, जबकि 1s ऑर्बिटल में यहां पर मैक्सिमम है। तो s ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन बहुत बार आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो कि न्यूक्लियस पर तो प्रोबेबिलिटी 0 होती है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो वो मैं आपको बताता हूं कैसा है। इवन एस देखो, पी और डी में तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, पी और डी इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी 0 तो प्रोबेबिलिटी भी 0। लेकिन 1s के केस में न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी 0 कैसे होगी, तो 1s 2s इनके केस में क्या होगा, न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 नहीं है, वो मैक्सिमम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डीवी से। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत कम आती है, क्योंकि न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम है, तो ये ऑलमोस्ट 0 आता है। एक लाइन स्टेटमेंट लिख लेना, फॉर एस ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी is maximum at nucleus probability density, but probability is 0, but probability is 0 because of its small size, because of its small size। और ये जो S ऑप्शन है ना, ये भी ठीक है, ये तो है। और ये जो S ऑप्शन है इसका पूरे बाकी इस पैराग्राफ से, मैचिंग लिस्ट से कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n to 4 is 27/32 times the energy required to 2 to 6। वो पूरे बाकी के पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है, ये एस स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, लेकिन इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा लगता है कि एग्जामिनर को और कोई ऑप्शन नहीं सूझा, एक ऑप्शन बनाना है तो एक रैंडम ऑप्शन डाल दिया गया एस, जो कि इवन श्रोडिंगर इक्वेशन से भी रिलेटेड नहीं है, ये वापस बोहर मॉडल आ गया यहाँ पर। चलिए 1s का काम तो हो गया, 2s की बात करते हैं। 2s क्या 1 से मैच करेगा, नहीं करेगा,
क्यों? क्योंकि इसमें एक रेडियल नोट है और जो 1 है उसका एक्सप्रेशन में कोई रेडियल नोट नहीं है, तो 2s किससे मैच करेगा? कॉलम 2 में 2 से कर रहा है क्योंकि 1 रेडियल नोट लिखा हुआ। यस, ये p से मैच करेगा क्योंकि एक बार कट कर रहा है। अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखिए एक्सप्रेशन में, अब ये सब आप देखना एक्सप्रेशन, इसमें भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी a नॉट की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये q से भी मैच करेगा। जो एक्सप्रेशन मैंने लिखवाया है उसको देख लेना। अगेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, ये भी सही है और s तो सही है ही, यहाँ पे भी चाहो तो s लिख सकते हो, s तो हर सबके लिए सही। 2pz क्या 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। 2pz में कोई रेडियल नोड है? नहीं है। हाँ, 2pz के लिए कौन सा नोडल प्लेन होता है? pz है तो नोडल प्लेन कौन सा हो गया? xy, तो ये फोर्थ सही हो गया। और अब देखिए 2pz का क्या थर्ड वाला कॉलम 2 में थर्ड ऑप्शन सही है, तो pz cos 30 यानी cos 90 यानी xy प्लेन, यस, तो cos 30 वाला पार्ट तो सही लग रहा है। pz है यानी r, p है तो r की पावर 1 और कोई रेडियल नोड भी नहीं है, तो ये 3 से भी मैच है, यस। 2p, हाँ लेकिन अब यहाँ पर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा तो p से तो मैच नहीं करेगा। a नोट की पावर अब 3 नहीं, a नोट की पावर अब यहाँ पर 5 होगी तो q से भी मैच नहीं करेगा, r से भी मैच नहीं करेगा, ये केवल किससे मैच करेगा? s से। s से मैच क्या करा? बस s ट्रू है, मैच तो कुछ नहीं कर रहा। एंड फोर्थ 3d स्क्वायर z, वन से मैच नहीं कर रहा। 3d में कोई रेडियल नोड नहीं होगा, n -3 -2 -1 0। 3dz स्क्वायर, इसमें एंगुलर नोड भी 2 होंगे, एंगुलर नोड भी 2 होंगे और वो xy है इस तरह से भी नहीं होंगे, कॉनिकल होंगे, तो आपको पता। तो ये 3dz स्क्वायर इस कॉलम 2 में से किसी से भी मैच नहीं कर, किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। राइट, p से भी नहीं करेगा, q से भी नहीं करेगा, r से भी नहीं करेगा, s तो सबके लिए ही सही। आगे के क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, आप इजीली खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इनको वापस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिर से करिए। और जेई मेंस में आई थिंक एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जेई मेंस में 31 थर्मल इलेक्ट्रॉन, थर्मल प्रोटॉन, ये वर्ड यूज हो रहा है। थर्मल वर्ड से क्या हो? थर्मल मतलब थर्मल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी इन पर किसी का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इंडिपेंडेंट है, किसी का फोर्स नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रॉन किसी एटम में नहीं है, दूर है, इंडिपेंडेंट, इनफाइनाइट पर ही मान लो, तो उन्हें बोला जाता है थर्मल इलेक्ट्रॉन, थर्मल प्रोटॉन। ठीक है, तो यहां पर वेवलेंथ को कंपेयर करना, वेवलेंथ को कंपेयर करना है। अब वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम ये देखें तो लैम्डा इक्वल्स टू h/√, तो 2m। अब प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर पूछा हुआ तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है और एक ऑप्शन फोटोन का भी आ गया। फोटोन की कौन सी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है? नहीं होती। फोटोन तो लाइट है, उसका फॉर्मूला अलग है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ये, तो फोटोन का एक अलग केस हो गया, उसके लिए फॉर्मूला अलग ही होगा। अब यहाँ विजिबल फोटोन दे रखा है, ये भी नहीं कौन सा है, तो चलो विजिबल फोटोन की मैं बात करूं तो उनकी जो वेवलेंथ होती है विजिबल की 4000 एंगस्ट्रॉम से नियरली 7500 इस तरह से हम मानते हैं, ये विजिबल के फोटोन की वेवलेंथ है।
चलो विजिबल फोटोन है तो इनका डेटा, तो उसके लिए अब फॉर्मूला नहीं लगाना। अब बचे क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की बात हो रही है। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम, टेम्परेचर सबका सेम मान है 3/2 kT, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वेवलेंथ वैसे। तो उसके बाद बात करें प्रोटॉन और फिर सबसे कम न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। अब इस ऑप्शन से यहाँ पर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन 2 में प्रोटॉन की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दे रखी है, वो गलत है। ऑप्शन 3 में न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दे रखी है, वो भी गलत है। ऑप्शन 4 भी गलत है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 वैसे ही गलत हो गए, बचा केवल फर्स्ट ऑप्शन। अब फर्स्ट सही है या नहीं है ये चेक कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं पता। या तो हम रूम टेम्परेचर मान के काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT पुट करके निकाल ले, तो यस आप रूम टेम्परेचर मान के निकालोगे तो ये नोटिस करोगे कि ये विजिबल फोटोन की एनर्जी यहां से जो वेवलेंथ निकल के आ रही है उससे ज्यादा है। बट टेम्परेचर होना चाहिए, हाँ रूम टेम्परेचर मान के आप कर रहे हो। तो देखो पूरा क्वेश्चन अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे एग्जाम में तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। सीधी सी बात है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन हो ही नहीं सकते, एक ही ऑप्शन बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जेई मेंस। इसकी भी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है। इसमें मैं आपको बता दूं सी ऑप्शन, द अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स। अब वेव मैकेनिक्स वर्ड यूज आ गया, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन में एंगुलर मोमेंटम, ये तो h/2π तो बोहर का है, श्रोडिंगर का तो है नहीं, तो ये गलत है। बी ऑप्शन, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिट, अब यहां पर बड़ा अजीब सा है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट वर्ड तो बोहर का था, ऑर्बिटल तो फिर भी समझ में आता है, साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिट तो मान लेते साइज ऑफ ऑर्बिटल होगी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल वेरी कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इनकी साइज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। एस स्फेरिकल है, पी कुछ और है, इनकी साइज को कैसे कंपेयर करें, ये तो शेप से अलग अलग। तो ये बड़ा, बी ऑप्शन यानी कुछ कंक्लूड भी नहीं कर सकते कि ये सही है, कुछ रिलेट ही नहीं हो रहा है। ए ऑप्शन, एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाई एंगुलर मोमेंटम, यानी एल की वैल्यू ज्यादा होगी, स्टेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल हैविंग लोअर एंगुलर मोमेंटम। तो देखो एंगुलर मोमेंटम की मैं बात करूं तो एल पे डिपेंड करता है, एस पी डी। अब यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं दे रखा तो ये मान लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबका सेम है, सबका सेम है, एन सबका सेम है। अब कौन न्यूक्लियस से पास रहता है, दूर रहता है, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। बट ठीक है, एनर्जी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, जिसकी एनर्जी कम वो न्यूक्लियस के पास में। तो हमें पता है इन तीनों में से कौन पहले बढ़ता है, एस फिर पी और फिर डी बढ़ता है, यानी एस पास में होना चाहिए, डी दूर होना चाहिए, तो इसीलिए स्टेटमेंट कुछ ट्रू है। डी ऑप्शन, एस ऑर्बिटल के केस में ये जो जाई की वैल्यू होती है ये यहां से स्टार्ट होती है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी पी और डी के केस में क्या होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है। तो कह सकते हो कि एल बढ़ने के साथ साथ जो पीक है मैक्सिमम वैल्यू वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है। Question number 46. The electron are most likely to be found in. तो देखिए एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो जाई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी। हाँ वो एम्पलीट्यूड वेरी कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि हमें तो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बी पर तो एम्पलीट्यूड 0 है, ए और सी पर वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ए और सी पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए
ये शीट डिस्कशन था जो हमने किया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू।